हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं आपके ही प्यारे से चैनल हेडमास्टर बच्चों चैप्टर नंबर 2 और आज है इसकी हमारी 9th क्लास और बच्चों ये हमारी लास्ट सेकंड क्लास है। इसके बाद बस एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर मार्केटिंग प्लान पढ़ेंगे और चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से और आज हमको करना है फाइनेंशियल प्लान। बच्चों अभी तक हम 3 प्लान ऑलरेडी कर चुके। कौन कौन सा? प्रोडक्शन प्लान कर लिया हमने, ऑपरेशनल प्लान कर लिया हमने और ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर लिया। और आज है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस प्रैक्टिकल के लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज फाइनेंशियल। बच्चों अगर कोई भी बिजनेस हमको स्टार्ट करना हो तो उसमें क्या चाहिए? पैसा। कोई मशीन खरीद के लेकर आना हो उसमें क्या चाहिए? पैसा। कोई रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना हो चाहिए उसके लिए चाहिए पैसा। लेबर से काम करवाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंचाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई जिंदगी में। तुम ये पढ़ भी क्यों रहे हो? क्योंकि तुम आगे चल के क्या कमाना है? पैसा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ बिजनेस बिकॉज इट हेल्प्स इन परचेजिंग रॉ मटेरियल, मशीन्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, पेइंग टू द लेबर एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बात क्लियर हो रही है? वेरी वेरी गुड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पैसा आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल प्लान आपको क्या बताने में मदद करता है। फाइनेंशियल प्लान आपको बताने में मदद करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए, कहां से पैसा लेकर आओगे। क्या बोला मैंने? कितना पैसा चाहिए, कहां से पैसा लेकर आओगे, कितना पैसा कमाओगे, कितना पैसा खर्च करोगे, प्रॉफिट कितना होगा और कैश तुम्हारे पास कितना होगा और स्टॉक में तुम्हारे पास कितना सामान पड़ा होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितना पैसा चाहिए, कहां से पैसा लोगे, कितना रेवेन्यू होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना आपके पास कैश पड़ा होगा, कितना आपका स्टॉक में पड़ा होगा पैसा। तो ये सारी चीजें आपको एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान में बताना है। देखो बिकॉज आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास पैसा सही समय पर नहीं आया तो आपका बिजनेस करना बेफजूल है। मुझको आज मेरे पास ऑर्डर आया कि मुझे सामान बना के देना, पैसा मेरे पास 1 महीने बाद आया, तो भैया काय बात का बिजनेस कर रहा हूं मैं? तो ध्यान रखना, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दिक्कत हो जाए। क्लियर ये चीज हुई? वेरी वेरी गुड। अब आगे क्या दे रखा है बच्चों? फाइनेंशियल प्लान हमको किस चीज में मदद करता है, किस चीज में? प्रोजेक्शन में मदद करता है। बच्चों दो प्रोजेक्शन में मदद करता है। पहला है कितना इन्वेस्टमेंट रहे चाहिए होगा अपने को, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कमिटेड नीडेड फॉर द न्यू वेंचर। मतलब अपने को नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नया काम स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। दूसरा, क्या वो पैसा हमारे लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, क्या उतना पैसे से हम प्रॉफिट कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। ये सारी बातें किसके अंदर देते हैं? फाइनेंशियल प्लान के अंदर देते हैं। घुमा फिरा के इन्होंने फिर से एक बात बोल दी। क्या बोल दी? फाइनेंशियल प्लान हम क्यों बनाते हैं? कि किसी से हम पैसे मांगने जा रहे हैं, लेट्स सपोज थोड़ा पैसा तो लगा दी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप किसी से पैसे मांगने लेने जा रहे हैं, जैसे बैंक के पास जा रहे हैं या फिर हम फंडिंग लेने जा रहे हैं, सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए ना कि कितना पैसा चाहिए तुम्हें, कहाँ कहाँ से तुम लेना चाह रहे हो, कैसे उस पैसे को खर्च किया जाएगा, कितना कैश तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और पैसा कितना कमाओ, कितना कमा रहे हो, कितना कमाओगे। शार्क टैंक नहीं देगा। शार्क टैंक में क्या बोलते हैं? कितना रेवेन्यू था आपका पिछले साल का, आगे का कितने का अनुमान है। पूछते कि नहीं पूछते बच्चों? वही तो बात यहाँ पर कर रहे हैं वो। जो इन्वेस्टर होते हैं वो सारी चीजों का जांच पड़ताल करते हैं, तभी वो बताते हैं कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे। क्लियर? तो फाइनेंशियल प्लान के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब देखो घुमा फिरा के उन्होंने फिर एक बात बोली। क्या बात बोली है? एक फाइनेंशियल प्लान को कम से कम ये बात तो बतानी चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को, किस तरीके से जो भी आपके ऊपर लायबिलिटीज है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लायबिलिटीज, किस तरीके से आप अपनी लायबिलिटीज को पूरा करोगे, कैसे आप अपने पास कैश मेंटेन करोगे, किस तरीके से आप अपने जो उधार है, जो लोन है, आप उसको रीपे कर पाओगे, किस तरीके से जो आपको हम पैसा दे रहे हैं उस पर आपको वो पैसा कमा कर देख पाओगे। ये सारी बातें बतानी पड़ती मेरे भाई। आपके ऊपर लोन चल रहा है तो इतना पैसा कमा रहे हो कि इंटरेस्ट दे पाओगे, या इतना पैसा कमा रहे हो कि आप किसी को प्रॉफिट कमा के दे पाओगे। ये सारी बातें मेरे भाई बतानी पड़ती हैं। क्लियर ये चीज? तो ध्यान रखना, हमको कम से कम नॉर्मली 3 साल का प्रोजेक्टेड डेटा देना होता है कि अगले 3 साल में हम ये चीज वाले हैं। समझ में आई चीज? तो फाइनेंशियल डेटा कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। अब फाइनेंशियल प्लान के अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो बच्चों फाइनेंशियल प्लान के अंदर बेसिकली 7 चीजें होती हैं। और ये 7 चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली एक पूछ लेंगे, बताओ परफॉर्मा इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है, बताओ ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, बताओ परफॉर्मा कैश फ्लो क्या होता है। तो देख, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल में 7 कंपोनेंट्स होते हैं। परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, परफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजन,
प्रोफोर्मा इनकम स्टेटमेंट, प्रोफोर्मा कैश फ्लो, प्रोफोर्मा बैलेंस शीट, प्रोफोर्मा ब्रेक इवन एनालिसिस और इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल। अब आपके समान दिमाग में सवाल आएगा, सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब समझ में आ रहा है, इन्वेस्ट करना। प्रोफोर्मा का मतलब क्या? प्रोफोर्मा का मतलब होता है एडवांस में बताना कि क्या होगा। प्रोफोर्मा मतलब क्या है? एक एस्टीमेट अप्रॉक्सीमेटली क्या होने वाला है, आप ये बताने वाले, ठीक है? तो एक हम क्या बताएँगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ-कहाँ करेंगे, पैसा कहाँ-कहाँ से रेज़ करेंगे, कितना पैसा हम कमाएँगे, क्या कैश रहेगा, बैलेंस शीट हमारी कैसे रहेगी, ब्रेक इवन क्या होगा हमारा और बाकी चीज़, सोशल और इकोनॉमिक वेरिएबल। अभी 6th और 7th एफ और जी अभी डिटेल में समझें। पहले आते हैं परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या दे रखा है मेरे भाई, जरा पढ़ते हैं। परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन की एक छोटी सी बात बोली है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि कैसे एंटरप्राइज के फंड्स पैसे इन्वेस्ट करे जाएंगे अलग अलग एसेट्स में, जिससे कि एंटरप्राइज को क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न। एग्जाम में एक बार सवाल आया था, क्या सवाल आया था? विच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान, सवाल क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान हेल्प अस टू अर्न हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन, ये सवाल आया था। क्या आया था? Which component of financial plan help us to earn highest possible return on investment? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन्वेस्ट करेंगे तो अभी तो पैसा आएगा। ये बात समझ में आई? तो परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो उन्होंने क्या बात बोली है, किस तरीके से आप अलग अलग एसेट में पैसा इन्वेस्ट करोगे जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। तो आपको पता है बिजनेस के अंदर दो तरीके से पैसा लगाया जाता है, एक लगाया जाता है फिक्स एसेट्स में और दूसरा लगाया जाता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट मतलब वही लॉन्ग टर्म एसेट और वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हम जो पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो दोनों तरीके से पैसा लगाया जाता है। इसके अंदर हम क्या-क्या बताते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग में कितना पैसा खर्च होगा, कितना इन्वेस्ट करेंगे, मशीन प्लांट में कितना होगा, उसको इंस्टॉल करने में कितना आएगा, उसको चलाने में, पहले चलाने में प्राइमरी एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस एक्चुअल स्टार्ट करने से पहले के खर्चे क्या होंगे। आप कितना पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए बचा के रखोगे, मार्जिन मतलब बचा के रखोगे, कितना पैसा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने वाले हो, कोई नई चीज के एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, कितना आप शॉर्ट टर्म एसेट में मतलब रॉ मटेरियल में और कैश में अपने पास होल्ड करके रखोगे। ध्यान रखना ये सारी बातें आपको बतानी पड़ती है। ये चीज ओके, कौन सा इन्वेस्टमेंट। दूसरा बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है? दूसरा हमारे पास आ रहा है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आपको बेसिकली दो चीजें बतानी पड़ती हैं कि पैसा कहाँ से लेकर आओगे मेरे भाई। अपना पैसा लगाओगे, उधार का पैसा लेकर आओगे, ये बताना पड़ता है आपको। आपने अपना कितना लगाया, दूर से कितना लेकर आ रहे हो, ये बताना है। इसके अलावा ये भी बताना पड़ता है किसका कितना होगा, किसका कम होगा। ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योर जॉब इज टू सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ओवरऑल मिक्स। बेस्ट ओवरऑल मतलब का मतलब क्या होता है, मेरा पैसा कितना इन्वेस्ट होगा और बाहर वाला का कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, उसका प्रोपोर्शन, मेरा ज्यादा उसका कम, उसका ज्यादा मेरा कम, ये आपको बताना पड़ता है। जिससे जो हमारा खर्चा होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल खर्चा होता है, या जो फाइनेंस रिस्क है, हम इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाए, उसको कम से कम कर। दूसरा, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमारा रिटर्न है, उसको ज्यादा से ज्यादा कर। क्योंकि आप अगर अपना पैसा लगाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, दूसरे का पैसा लेकर आओगे तो भैया इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होगा। तो ये दोनों बातों को मैनेज करके चलिए। कि अपने पास पैसा नहीं हुआ तो उधार का लाना पड़ेगा, उधार का ज्यादा ले आया तो सारा पैसा इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो ये बात आपको बतानी पड़ती है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, किस तरीके से आपको अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करना है, खर्चों को कम करना है और प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा करना है। ये किसमें बताते हैं हम, फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टमेंट में क्या बताते हैं, फिक्स एसेट वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगेगा जिससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, और दूसरा अपना पैसा या बाहर वाले का पैसा। ये किसमें आ गया हमारा, इन फाइनेंसिंग। इससे हमारे पास आता है परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट का मतलब है आप पी एंड एल बना के दिखाओगे हमको, क्या पी एंड एल बना के दिखाओगे, वो भी कौन सा, फ्यूचर का, की पॉसिबल हम कर पाए। तो क्या दे रखा है, द परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट इज द प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेवेन्यू माइनस प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड एक्सपेंस, मतलब तो पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस। आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे कि हमारी इतनी सेल होगी, हमारा इतना खर्च होगा, और इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट कमाएंगे पहले कुछ सालों के अंदर। ये चीज क्लियर हो गया। ध्यान रखना, इसके अंदर हम कैसे निकालते हैं, हर एक महीने की सेल निकालते हैं कि इस महीने हमारी इतनी सेल होगी, अगले महीने हमारी उतनी सेल होगी, इतने हमारे खर्चे होंगे, और अलग अलग तरीकों से हम सेल्स को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। सेल को हम क्या क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो ये कुछ टेक्निक दे रखी है सेल को फोरकास्ट करने की। मार्केट को रिसर्च करेंगे, इंडस्ट्री की देखेंगे, इंडस्ट्री में कितनी सेल होती है,
हम बायर से सर्वे, बायर जो है खरीदने वालों से सर्वे करेंगे कि आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, कितना खरीदोगे, किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे, किसी सिमिलर कॉम्पिटिटर का डेटा देखेंगे कि उन्होंने कैसा किया, हम कैसे करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे और हम अपने इन्वेस्टर्स को या जिससे लोन लेते हैं उनको बताएंगे कि देखो ऐसे-ऐसे काम किया जा सकता है। क्लियर? ओके। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? प्रोफार्मा कैश फ्लो। प्रोफार्मा कैश फ्लो का मतलब देखो अलग चीज। और जो P&L का मतलब होता है प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, कैश का मतलब होता है आपके हाथ में कैश कितना है। ये दोनों बातें अलग है। ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका प्रॉफिट भी क्रेडिट वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपकी सेल्स क्रेडिट की हो सकती है, आपके एक्सपेंसेस क्रेडिट वाले हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप प्रॉफिट 1 करोड़ कमा रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि आपके पास कैश भी 1 करोड़ होगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप भी जानते हो। कैश जो हो सकता है वो अलग सिचुएशन है। सेल आपकी उधार की हो सकती है, आपने उधार में सेल कर दी। आप तो मान के चलो मेरे को पैसा बाद में आएगा, जब बाद में आएगा तब आएगा ना। अभी क्या सिचुएशन है मेरे भाई? तो कैश फ्लो क्या बताता है? कैश फ्लो और प्रॉफिट एक चीज नहीं है। ये बात तो समझ। कैश फ्लो कैसे निकालते हैं हम? कैश इन माइनस कैश आउट। इससे हमको पता लग जाता है कि हमारे पास कैश कितना बचेगा। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? सेल या हम एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं? जब सेल हो गई, एक्सपेंस हो गया। लेकिन कैश कब रिकॉर्ड करते हैं? जब एक्चुअल में कैश आया या कैश गया। ये चीज हमको डिटेल में बताना पड़ता है। इससे हमको ये पता लगता है कि जो हमारे डेली एक्सपेंसेस है वो हम कर पाएंगे कि नहीं। ये बात क्लियर हो गया? तो देखो ना क्या दे रखा है। Performa cash flow reflect the projected cash available with the enterprise as a result of subtracting cash disbursement from cash accumulation। मतलब ये कि जो भी हम खर्चे कर देंगे उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हमको बताता है। ये चीज वेरी वेरी गुड। कोई डाउट इसके अंदर? ओके, चलिए। और इसके बाद बच्चों अगला क्या रहेगा? परफॉर्मा बैलेंस शीट। परफॉर्मा बैलेंस शीट आपको पता है बेसिकली क्या होती है, क्या एसेट्स रहेंगे, क्या लायबिलिटीज रहेंगी। इसमें ज्यादा कुछ खास इसके अंदर नहीं है। अगला मुद्दे का पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चों इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके 1-2 नंबर बन जाते हैं। बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या? ये हमने क्लास 11 की भी ऑनर में पढ़ा था, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। मतलब आपका जो सेल होगा और आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो बराबर होंगे। क्या बोला मैंने? आपकी जो सेल होगी, आपके जो एक्सपेंसेस होंगे बराबर होंगे, आपका प्रॉफिट होगा 0। ये बात समझ में आई कि नहीं? ओके। तो देखो, हर एक फर्म को क्या करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो ब्रेक इवन लेवल ये बताता है कम से कम कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी जिससे उसको नुकसान। ये बात समझ में आई? ब्रेक इवन लेवल क्या बताता है? कम से कम कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी, उससे कम बेची तो नुकसान होगा, उससे ज्यादा बेची तो प्रॉफिट होगा। तो कम से कम कितनी बेचनी है? क्योंकि बच्चों देखो, आप भले ही प्रॉफिट ना कमाओ लेकिन आप लॉस नहीं सह। क्या बोला मैंने? आप भले ही प्रॉफिट ना कमाओ एक पल को, लेकिन आप अपनी जेब से पैसा लगा के नुकसान नहीं सह सकते। तो ब्रेक इवन लेवल आपको ये बताता है, क्या बताता है? कौन से लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर फर्म जो है प्रॉफिट और लॉस नहीं कमाएगी। मतलब एक ऐसा पॉइंट बताओ कम से कम इतना तो बेचना ही बेचना। तो ये कैसे बताता है? ये कैसे बताता है? द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म। क्लियर ये चीज? ओके। तो बीपी जो है, बीपी जो है क्या हेल्प करने में मदद करता है? कम से कम कितना प्रोडक्शन अपने को करना चाहिए, कितना कम से कम कितना प्रोडक्शन बेचना चाहिए। दूसरा, अगर हम क्वांटिटी को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा और कम करते हैं तो लॉस हो जाएगा। तो क्वांटिटी के चेंज करने पे प्रॉफिट पे कितना असर पड़ेगा ये बताता है। इससे अपने को ये पता लग जाता है कि सेलिंग प्राइस कम से कम कितनी रखनी पड़ेगी तभी हमको प्रॉफिट होगा। और लास्ट, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है जो कम पैसे कमा के दे रहा है। तो अपने को पता लग जाता है कि कौन से यूनिट्स को ज्यादा बनाना है, कौन से यूनिट्स को कम बता। क्लियर? तो देखो उन्होंने आगे वही लाइन लिखी जो मैंने बताया। Break even analysis is used technique for determining how many units must be sold or how much sales volume should be achieved in order to achieve break even। मतलब ये कम से कम कितना बेचे, कम से कम कितना कमाए कि लॉस ना। क्लियर ये चीज? वेरी वेरी गुड। ध्यान रखना, दो तरीके के खर्चे होते हैं अपने से। 11th में पढ़ा था हमने, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो आपने। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? काम करो ना करो खर्चा तो होगा। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितना काम उतना खर्चा। तो आपकी जो सेल बताएगा कि आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट और अपनी फिक्स कॉस्ट है दोनों को कवर कर लिया कि नहीं कर लिया। दोनों कवर हो गया तभी तो आपको प्रॉफिट 0 आएगा। ये बात क्लियर हो गई? ओके। और बच्चों लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है फाइनेंशियल प्लान के अंदर? दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल। देखो ऐसा है ना, आप बिजनेस करते हो लेकिन साथ में सोसाइटी का भी नुकसान करते हो। कैसे? पॉल्यूशन करके, गंदगी करके।
तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लान में ये भी बताना पड़ेगा कि जो गंदगी कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए, को बचाने के लिए या इसके बदले में क्या आप और एक्स्ट्रा करने वाले। आप अपना सामान बना के प्रॉफिट कमा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन जो सोसाइटी का एक्सटर्नल डैमेज कर दिया आपने, एक्स्ट्रा डैमेज कर दिया, उसका क्या? उसका क्या? और अगर मार्केट में इमेज बन गई कि आपका प्रोडक्ट भले ही अच्छा हो लेकिन आप नुकसान ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या आपका बिज़नेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको अपने बिज़नेस के अंदर एज़ अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी आपको अपनी अबेटमेंट कॉस्ट बतानी पड़ेगी। अबेटमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपने एनवायरमेंटल डैमेज करी है, उसको बचाने में कितना खर्चा आएगा? क्या बोला मैंने? आपने जो आपने डैमेज करी है, उसमें कितना खर्चा आएगा उसको बचाने के लिए, सब कुछ बताना पड़ता है आपको। आपको सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट बताने पड़ते हैं। आप क्या बेनिफिट करना चाहते हो सोसाइटी को लेके? जैसे कि कितना एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करोगे? कितना आपका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? एक होता है हम बाहर से सामान खरीदें, एक होता है वो सामान हम इंडिया में ही खरीदें या इंडिया में ही बना लें। तो हम बाहर पैसा नहीं खर्च कर रहे, हम यूएस से पैसा नहीं कमा रहे, यूएस वालों को अमीर नहीं कर रहे, हम अपने इंडिया वालों को अमीर कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बेच रहे हैं, ठीक है? लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब ये कि हम लोकल रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज़ नहीं लेकर आ रहे और हम उस एरिया को क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? एक पॉइंट बचा होता है एक्सेलरेशन, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसको एक बार गूगल कर लेना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको पता लग जाएगा। तो बच्चों ये पॉइंट हो गया हमारा किस चीज़ के ऊपर? फाइनेंशियल प्लान के ऊपर। इसके अंदर 7 चीज़ें पढ़ी। पहला क्या? आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा आपका इनकम, चौथा आपका हो गया फिर कैश फ्लो, पांचवा हो गया आपका बैलेंस शीट, छठा होगा आपका ब्रेक इवन और सातवां होगा आपका सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू। क्लियर ये चीज? क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले प्लान के बारे में और आज की क्लास का लास्ट प्लान दैट इज मैन पावर प्लानिंग। बच्चों अगर आप कॉमर्स में हो और आपके पास ऑन्ट्रो है तो आपके पास बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट होगा। बिजनेस स्टडीज के अंदर एक चैप्टर नंबर 5 आता है स्टाफिंग, 6 आता है, चैप्टर नंबर 6 आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग वाला चैप्टर की समझ लो 1 पेज समरी दे रखी है। देखो क्या ऑर्गेनाइजेशन आप अकेले तो चलाओगे नहीं, सोल प्रोप्राइटर हो तो अकेले चलाओगे, लेकिन अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो लोगों को तो लेकर आना पड़ेगा। जितने अच्छे लोग होंगे, जितने ज्यादा अच्छे लोग होंगे उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस प्रोडक्ट अच्छे बनाएगा, उतना ही ज्यादा आपकी बढ़िया सेल होगी और उतना ही ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? क्या बोला मैंने? कितने अच्छे लोग, कितने ज्यादा अच्छे लोग, मतलब क्वांटिटी भी बतानी पड़ेगी, क्वालिटी भी बतानी पड़ेगी। इसके अलावा तभी अच्छे लोग मतलब क्वालिटी वर्कर्स और ज्यादा अच्छे लोग मतलब क्वांटिटी वाले, क्वालिटी ज्यादा अच्छे वर्कर अगर ज्यादा हो, आउटपुट भी ज्यादा, आउटपुट बढ़िया, बिकेगा भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिच, रिच का मतलब क्या होता है? अच्छे क्वालिटी वाले मतलब स्किल्ड लोग, और कंटिन्यूस सप्लाई मतलब लगातार हमारे पास अच्छे लोग आते रहे। ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि वो लॉयल हो, बार-बार छोड़ के ना जाए, एफिशिएंट हो मतलब वेस्टेज कम करे और डेडिकेटेड हो। मतलब ये ना हो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं। उनको डेडिकेशन होनी चाहिए, जिससे उनको हम अच्छे पैसे दे पाएँ और अच्छा ध्यान दें। क्लियर हो गया? तो ये होता है मैन पावर प्लानिंग। तो अपने को बताना पड़ता है, कितने लोग चाहिए होंगे, कैसे लोग चाहिए होंगे और कैसे उन लोगों को हम लेकर आएँ। क्या बोला मैंने? कैसे लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए और कहाँ से लाएँगे, ये 3 चीज़ें बतानी पड़ती है अपने को। मैन पावर प्लानिंग के अंदर बच्चों को बेसिकली 3 बातों का ध्यान देखना है। पहला, कैसे लोग चाहिए, दूसरा कितने लोग चाहिए और तीसरा कैसे उनको लेकर आया जाएगा। तो ये 3 कर लो, आपका मैन पावर प्लानिंग खत्म। तो देखो सबसे पहले क्या दरकार है? व्हाट काइंड ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? देखो, तो मान के चलो आप आपका स्कूल है, तो स्कूल के अंदर आपको टीचर्स चाहिए, तो आपको कैसे तरीके के टीचर्स चाहिए? एक जो साइंस पढ़ा दे, एक जो कॉमर्स पढ़ा दे, एक जो ह्यूमैनिटीज पढ़ा दे, एक जो फिजिकल पढ़ा दे, एक जो लीगल स्टडीज पढ़ा दे। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। वही बात यहाँ पे लिखी, एक जो कंपटीशन की तैयारी कराए, एक जो बोर्ड्स की तैयारी कराए। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आपको ये बताना है अलग-अलग लोग जो उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल्स हो, उनकी नॉलेज हो, उनका एक्सपीरियंस हो, उनका काम को समझने का तरीका हो। एप्टीट्यूड मतलब होता है समझने का तरीका। तो आपको 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। क्या? कौन से तरीके के लोग चाहिए, इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, काम करने के लिए कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। पहले मैंने बोला काम करने के लिए कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा,
कौन सा पर्सन कौन सी पोजीशन पर होगा, क्या उनकी ड्यूटीज होंगी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिससे वो क्लैरिटी रहे, कौन मैनेजर है कौन सुपरवाइजर है। और तीसरा, बिजनेस की एक्टिविटी क्या होगी, जिससे अपने को पता लग जाए ना कैसे कैसे लोग चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस। क्या बोला मैंने, कैसे लोग चाहिए। दूसरा, दूसरी बात क्या थी, कौन किस पोजीशन पर होगा, क्या उसके रोल होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, हमारी नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या होगी। तो हमने पहले किसमें पढ़ा कि कैसे लोग हमको चाहिए। दूसरा, कितने लोग हमको चाहिए, ये कैसे पता लगाएंगे कितने लोग हमको चाहिए। तो ये 5-6 बातें दे रखी हैं। पहला, काम कितना चाहिए। दूसरा, एक पर्सन कितना काम कर सकता है। तीसरा, कितनी छुट्टियां होंगी लोगों की। चौथा, कितने लोग आते हैं कितने लोग चले जाते हैं छोड़कर। ठीक है, अपने पास अभी कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में कितना काम हम बढ़ाने वाले हैं। ये सबको ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कितने लोग चाहिए। पहला, कितना काम करना है। दूसरा, एक आदमी कितना काम कर लेता है। तीसरा, वो छुट्टियां कितनी मारता है। चौथा, वो कितना छोड़ के जाता है। पांचवा, हमारे पास कितने हैं। छठा, फ्यूचर में हमारे प्लान्स क्या हैं। तो ये सारी बातों के साथ हम डिसाइड करते हैं कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, ओके। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है बच्चों, हाउ टू प्रोक्योर पर्सनल। उनको हम, पर्सनल का मतलब होता है इंसान, उनको कैसे लेकर आएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, क्या मेथड रहेंगे, क्या पॉलिसी रहेगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगी उनको लाने की। तो रिक्रूटमेंट करने की, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना, कहां पर उनको कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, कैसे उनको ट्रेन किया जाएगा। ये सारी बातें आपको अपना बतानी पड़ेगी। क्लियर ये चीज। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान। यहां से एक नंबर का सवाल बनता है, क्या लिखेंगे आपको, एक लाइन आएगी, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश प्लान। वो 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको क्या बोलना होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, मैन पावर प्लान। है ये चीज क्लियर, ओके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। बस अगली क्लास होगी जिसके अंदर मार्केटिंग प्लान करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे हम कंप्लीट, फाइनली कंप्लीट करेंगे। और बच्चों मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनड्रो का। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 नंबर का पूछा जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, और मैंने इसकी हर एक लाइन को आपको समझानी। चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो ऑन आपके साथ पढ़ रहा है उसके साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।